यह वास्तव में एक चिकित्सा नमूने से प्राप्त चीनी खोपड़ी है, तो आप इसमें अंतर देख सकते हैं। हाँ। हम यहाँ इस प्रार्थना की लकीर और नाक की बात कर रहे हैं। लगभग 50 वर्षों तक टेराकोटा सेना प्राचीन चीन के शाही गौरव के स्मारक के रूप में खड़ी रही। प्रथम सम्राट की समाधि की रक्षा करते हुए हजारों आदमकद योद्धा खामोशी से दफन हैं, लेकिन अब वह खामोशी टूट रही है। इस जगह की विशालता को देखिए, यह उस महान व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं, ठीक वैसे ही जैसे सम्राट की असली सेना थी। उन्नत डिकोडिंग विधियों का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने सैनिकों के कवच, त्वचा और यहां तक कि उनके खोखले धड़ों पर खुदे हुए रहस्यमय शिलालेखों के पीछे की सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया है। हमें अद्भुत पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं और पुरातत्व के लिए इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। यह वाकई क्रांतिकारी होने वाला है। जो कुछ उन्हें मिल रहा है वह किसी ने सोचा भी नहीं था। ये निशान, जिन्हें कभी सरल या अर्थहीन समझा जाता था, अब कहीं अधिक जटिल रहस्य उजागर कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हें कभी पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। वहीं कुछ अन्य कहते हैं कि ये चेतावनी के संकेत थे। उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, एक बात अब निश्चित है। एक बार जब संदेशों का अर्थ समझ में आने लगा तो टेराकोटा सेना की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। इतिहास और खोज। 1974 में मध्य चीन के शियान के पास लिंटोंग काउंटी में कुआं खोद रहे किसानों के एक समूह ने एक अप्रत्याशित खोज की। जैसे ही उन्होंने कठोर मिट्टी को खोदा, उन्हें मिट्टी की मूर्तियों के टुकड़े मिले। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये टुकड़े किसी पुराने भट्ठे या सामान्य दफन सामग्री के हिस्से हैं, लेकिन जब पुरातत्वविदों को इसकी सूचना मिली और उन्होंने स्थल की जांच शुरू की तो यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी। किसानों को जो मिला वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक का किनारा था। चीनी अधिकारियों के नियंत्रण में खुदाई का काम तेजी से आगे बढ़ा। जमीन से जो कुछ निकला उसने विशेषज्ञों को चौंका दिया। यांग को लगता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया है, इसलिए वह उसे वापस गांव ले जाता है, लेकिन वहां मौजूद हर कोई उसे छूने से डरता है। हजारों आदमकद मिट्टी के योद्धा, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे की बनावट, केशविन्यास और भाव अलग अलग थे, पंक्तियों में दफन थे। वे घोड़ों, रथों और हथियारों से लैस पूर्ण युद्ध संरचना में व्यवस्थित थे। समय के साथ 8000 से अधिक सैनिक, 130 रथ और 670 घोड़े पहचाने गए। वे किसी युद्ध क्षेत्र का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक निर्मित सेना थी जिसका उद्देश्य किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज या व्यक्ति की रक्षा करना था। इस सेना का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग को परलोक तक ले जाने के लिए किया गया था। किन शी हुआंग वह शासक थे जिन्होंने 221 ईसा पूर्व में पहली बार चीन को एकीकृत किया था। युद्धरत राज्यों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद उन्होंने सड़कों, नहरों और चीन की महान दीवार के प्रारंभिक स्वरूप सहित कई विशाल निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की। उनका समाधि गृह उन सभी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी था। टेराकोटा की यह सेना उनके मुख्य समाधि स्थल के ठीक बाहर बनाई गई थी, जो उनकी कब्र की रक्षा करती थी। सेना के आकार और बारीकियों ने पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित कर दिया। पहले सम्राट के समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी सेना की पूरी रेजिमेंट को अक्षरशः नष्ट करना संभव नहीं था। प्रत्येक योद्धा को हाथ से बनाया गया था। कोई भी दो योद्धा बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। विभिन्न रैंकों के सैनिक थे, जिनमें से प्रत्येक को उपयुक्त कवच, केशविन्यास और शारीरिक हावभाव से दर्शाया गया था। कुछ शांत दिखते थे तो कुछ गंभीर, कुछ की मूंछें थीं जबकि कुछ दाढ़ी मूंछ साफ थे। कारीगरों ने योद्धाओं को विभिन्न प्रकार के शरीर और हाथों की मुद्राएं भी दीं। यह स्पष्ट था कि यह केवल सामूहिक रूप से निर्मित मूर्तियों का समूह नहीं था। सेना को सजीव दिखाने के लिए काफी सोच विचार और मेहनत की गई थी। मूर्तियों के बीच हथियार भी मिले। कांस्य की तलवारें, भाले और धनुष योद्धाओं के साथ दफनाए गए थे। उस समय इस्तेमाल की जाने वाली उन्नत धातु संरक्षण तकनीकों के कारण कुछ हथियार अभी भी तेज थे। इससे पता चलता है कि सेना केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, इसे परलोक में एक वास्तविक सैन्य इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। पास ही स्थित सम्राट का मकबरा अभी तक खोला नहीं गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसमें पारे, यांत्रिक पदार्थों और अन्य खनिजों की नदियां और उनके साम्राज्य का एक पूर्ण मॉडल मौजूद है। संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरातत्वविदों ने मुख्य मकबरे को खोलने से परहेज किया है। अब तक उन्होंने आसपास के उन गड्ढों पर ध्यान केंद्रित किया है जहां सेना खड़ी है। टेराकोटा सेना की खोज ने प्राचीन चीन की शक्ति, संगठन और परलोक में विश्वास के बारे में इतिहासकारों के ज्ञान को बदल दिया। लेकिन स्थल के एक हिस्से ने शुरू से ही चुपचाप जिज्ञासा जगाई। कुछ मूर्तियों पर असामान्य निशान थे। छिपे हुए स्थानों में छोटे छोटे शिलालेख अंकित थे। पहले तो इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया,
लेकिन जैसे जैसे और मूर्तियां मिली, इनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया। यही रहस्य जांच के अगले चरण का केंद्र बिंदु बन गया। रहस्यमय शिलालेख टेराकोटा सेना के अनावरण के तुरंत बाद पुरातत्वविदों ने कुछ मूर्तियों पर छोटे खुदे हुए निशान देखने शुरू किए। ये निशान बड़े या सजावटी नहीं थे, वे छोटे थे, अक्सर कवच की प्लेटों के पीछे, अंगों के अंदर, पैरों के नीचे या यहां तक कि खोखले धड़ के अंदर छिपे होते थे। शुरू में वे महत्वहीन प्रतीत होते थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि वे शिल्पकारों या उत्पादन इकाइयों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधारण कार्यशाला चिन्ह थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये सूची चिन्ह थे या विशाल निर्माण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई क्रमांकन प्रणाली का हिस्सा थे। हालांकि सभी शिलालेख इन व्याख्याओं से मेल नहीं खाते थे। कुछ चिन्ह किन राजवंश के ज्ञात चीनी अक्षरों से मेल नहीं खाते थे। कुछ प्रतीक अनियमित थे या पूरे स्थल पर केवल एक बार ही दिखाई देते थे। कुछ प्रतीक अजीब जगहों पर खुदे हुए थे, जिन्हें मूर्तियों को तोड़े बिना नहीं देखा जा सकता था। इस वजह से इनका अध्ययन करना मुश्किल था और वर्षों तक इन पर बहुत कम ध्यान दिया गया। धीरे धीरे उन छोटे छोटे सुरागों का पता चला है जिनसे पता चलता है कि टेराकोटा सेना मूल रूप से आज हम जो देखते हैं उससे बहुत अलग दिखती थी। अधिकांश पुरातत्वविदों ने स्थल के दृश्यमान तत्वों, लेआउट, कलात्मक विवरणों और सम्राट के मकबरे से इसके संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। रहस्य तब और गहरा गया जब शोधकर्ताओं ने देखा कि शिलालेखों वाली कुछ मूर्तियां किसी भी प्रकार के पैटर्न का पालन नहीं करती हुई प्रतीत हुईं। कई मामलों में एक दूसरे के बगल में खड़े सैनिकों के चिन्हों के समूह पूरी तरह से भिन्न थे। कुछ मूर्तियों पर कई चिन्ह थे, जबकि अन्य पर एक भी नहीं था। कुछ गड्ढों में शिलालेख अजीबोगरीब ढंग से एकत्रित होते हुए प्रतीत हुए, जो एक सुनियोजित डिजाइन का संकेत देते हैं जिसे अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। प्रतीकों को वर्गीकृत करने के प्रयासों से और अधिक भ्रम पैदा हुआ। कुछ चिन्ह स्पष्ट रूप से मानक किन्सी लिपि में लिखे गए थे, जो सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली आधिकारिक लिखित शैली थी। इनका अनुवाद करना आसान था और ये आमतौर पर कार्यशालाओं या फोरमैन के नामों को संदर्भित करते थे। लेकिन अन्य चिन्ह या तो ज्ञात अक्षरों के विकृत रूप थे या पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं थे। कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि क्या वे वास्तव में अक्षर थे भी या नहीं। 1990 के दशक में कुछ विद्वानों ने आंतरिक रिपोर्टों में चिंताएं उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम कुछ शिलालेखों में ऐसे अर्थ हो सकते हैं जो प्रशासनिक नहीं हैं। एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई कि ये प्रतीक औपचारिक निर्देशों या सांकेतिक भाषा को दर्शाते हैं। हालांकि इन विचारों को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया और रिपोर्टें अप्रकाशित रहीं। समस्या का एक हिस्सा पहुंच से संबंधित था। सभी मूर्तियां पूरी तरह से जांच के लिए खुली नहीं थीं और कई जिनमें आंतरिक चिन्ह थे, उन्हें उनकी संरचना को संरक्षित करने के लिए सीलबंद रखना पड़ा। शोधकर्ताओं को मूर्तियों की आंतरिक सतहों का अध्ययन करने के लिए उन्हें अलग करने की अनुमति नहीं थी, जब तक कि मूर्तियां पहले से ही क्षतिग्रस्त न हों या उनकी मरम्मत न हो रही हो। परिणाम स्वरूप इन शिलालेखों के बारे में जानकारी दशकों तक सीमित रही। हालांकि इन चिन्हों पर सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी चर्चा हुई, फिर भी वे टेराकोटा सेना के शोध में पृष्ठभूमि में बने रहे। कुछ विशेषज्ञों ने इन्हें अनौपचारिक रूप से विसंगतियों के रूप में संदर्भित किया। अन्य लोगों ने चुपचाप बाद के अध्ययन के लिए तस्वीरें और लिप्यंतरण एकत्र किए। फिर भी कोई पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं था। ये निशान स्पष्ट रूप से वास्तविक थे, लेकिन इनका उद्देश्य, अर्थ और स्थान अज्ञात रहा। इसी अनिश्चितता ने एक चौंकाने वाली बात को जन्म दिया। लोगों ने यह सुझाव देना शुरू कर दिया कि शायद इन शिलालेखों को कभी समझने के लिए ही नहीं बनाया गया था। दबाए गए सिद्धांत। जैसे जैसे अजीब शिलालेखों के बारे में सवाल बढ़ते गए, कुछ शोधकर्ताओं ने परेशान करने वाले सिद्धांत प्रस्तावित करना शुरू कर दिया, जिन्हें कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया या पूरी तरह से जांच नहीं की गई। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि ये शिलालेख केवल नामों या कार्यशाला कोडों के अभिलेख नहीं थे, बल्कि इन्हें एक बहुत अलग उद्देश्य से लिखा गया था, जो अनुष्ठानिक नियंत्रण, आध्यात्मिक कारावास और संभवतः शाप आधारित दफन प्रथाओं से जुड़ा था। ये विचार चुपचाप साझा किए गए, कभी कभी समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए, लेकिन कभी भी सार्वजनिक अकादमिक अभिलेखों में शामिल नहीं हुए। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी निजी हलकों में इन पर चर्चा होती रहती है और ये व्यापक रहस्य का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहला और सबसे व्यापक रूप से चर्चित सिद्धांत एक क्षेत्रीय पुरातात्विक टीम के साथ काम करने वाले एक भाषाविद से आया था। परियोजना से परिचित व्यक्तियों के अनुसार इस शोधकर्ता का मानना था कि ये चिन्ह एक ध्वन्यात्मक अनुक्रम का अनुसरण करते हैं,
जो किसी मंत्र या मौखिक अनुष्ठान के समान है। उसने कथित तौर पर दावा किया कि कई दोहराए गए प्रतीक पैटर्न आत्माओं को विशिष्ट वस्तुओं के भीतर सील करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंतिम संस्कार में प्रयुक्त प्राचीन मौखिक कोडों से मिलते जुलते थे। सुझाव यह था कि इन चिन्हों को चुपचाप नहीं पढ़ा जाना था, बल्कि अंतिम संस्कार के दौरान एक अनुष्ठानिक माहौल में जोर से पढ़ा जाना था। इस सिद्धांत के अनुसार इसका उद्देश्य मृतकों की आत्माओं को मिट्टी की मूर्तियों से बांधना था, ताकि वे परलोक में सम्राट की शाश्वत रक्षा के लिए विवश रहें। एक अन्य सिद्धांत जो कभी प्रकाशित नहीं हुआ, एक ऐसे विद्वान द्वारा दिया गया था जो प्रारंभिक ताओवादी अंत्येष्टि ग्रंथों में विशेषज्ञता रखता था। उनका मानना था कि ये प्रतीक आत्माओं को नियंत्रित करने के एक सूत्र का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य मृतकों को वापस लौटने या बदला लेने से रोकना था। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों और जनरलों की मूर्तियों पर पाया जाने वाला एक विशेष पैटर्न बेचैन आत्माओं को विशिष्ट वस्तुओं से बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दुर्लभ अनुष्ठान पांडुलिपि में पाई गई संरचना से काफी मिलता जुलता है। अप्रत्यक्ष रूप से मिली जानकारियों के अनुसार उनका कार्य सिद्धांत यह था कि टेराकोटा सेना केवल सैनिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि वास्तव में उन लोगों की आत्माओं को फंसाने के लिए पात्र के रूप में काम करती थी जिन्हें सजा सुनाई गई थी। संभवतः वे ही मजदूर थे जो उन्हें बनाते समय मर गए थे। एक तीसरा और अधिक चरम सिद्धांत जो केवल निजी संचार में प्रचलित था, यह सुझाव देता है कि शिलालेख अलग अलग गड्ढों में एक विशिष्ट क्रम में लिखे गए दिशात्मक मंत्र थे। यह विचार था कि प्रत्येक गड्ढा एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में कार्य करता था, जिसमें मूर्तियों पर विशिष्ट मंत्र अंकित होते थे ताकि गहराई में दफन किसी चीज पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके। संभवतः सम्राट के सीलबंद मकबरे के भीतर पैदल सैनिकों, जनरलों और यहां तक कि घोड़ों की ये आदमकद मूर्तियां सम्राट की वास्तविक सेना के चेहरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि इस सिद्धांत का कोई भौतिक प्रमाण नहीं था। कुछ लोगों ने दावा किया कि गड्ढों में बार बार दोहराए जाने वाले प्रतीक एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करते हैं, जिसे केवल पंक्ति दर पंक्ति नहीं बल्कि स्थानिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इनमें से किसी भी सिद्धांत की पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित व्यक्तियों ने या तो इस विषय को छोड़ दिया या सार्वजनिक रूप से बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रत्येक सिद्धांत में एक परेशान करने वाला विचार समान था कि शिलालेखों का उद्देश्य जानकारी देना नहीं, बल्कि नियंत्रण करना, सीमित करना या चुप कराना था। यह स्पष्ट नहीं है कि इन व्याख्याओं की कभी आधिकारिक तौर पर समीक्षा की गई थी या नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर काम करने वाले लोग बिना किसी पूर्व सूचना के रुक गए और फिर कभी इस विषय पर वापस नहीं लौटे। वर्षों तक ये सिद्धांत दबे रहे, चुपचाप चर्चा में रहे और आगे की खोज के बिना छोड़ दिए गए। लेकिन अब एआई ने आखिरकार इन शिलालेखों के पीछे छिपे असली चौंकाने वाले सच को उजागर कर दिया है। लेकिन इस सफलता से पहले ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ लोगों ने इन शिलालेखों के अर्थ को भौतिक रूप से साबित करने की कोशिश की थी, और जिन लोगों को यह घटना याद है, उनके अनुसार इसके परिणाम अजीब, परेशान करने वाले और कुछ मामलों में बेहद चिंताजनक थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक स्कैनिंग तकनीकों द्वारा टेराकोटा सेना के शिलालेखों पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित करने से पहले प्रत्यक्ष भौतिक विधियों का उपयोग करके उनके अर्थों को उजागर करने के पूर्व प्रयासों की अफवाहें थीं। टेराकोटा सेना के मिलने तक हमें किन साम्राज्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इन कथित प्रयासों का आधिकारिक तौर पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये शोधकर्ताओं, संग्रहालय कर्मचारियों और उस स्थल के पास काम करने वाले पूर्व सहायकों के बीच प्रचलित हैं। हालांकि इन कहानियों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इनसे यह सवाल उठता है कि क्या खोजा गया होगा और वे प्रयास अचानक क्यों रुक गए। एक व्यापक रूप से प्रचलित विवरण के अनुसार 1980 के दशक की शुरुआत में शानक्सी में स्थित एक टीम ने कथित तौर पर क्षतिग्रस्त मूर्तियों को खोलकर उनके धड़ के अंदर छिपे शिलालेखों की जांच करने का प्रयास किया था। एक पूर्व प्रयोगशाला सहायक के अनुसार समूह का मानना था कि सतह से दिखाई न देने वाले आंतरिक चिन्हों में अधिक संपूर्ण या गुप्त जानकारी हो सकती है। बताया जाता है कि कई लोगों के इस्तीफे या अस्पष्ट परिस्थितियों में बीमार पड़ने के बाद यह परियोजना अचानक समाप्त हो गई। इस बारे में कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और बताया जाता है कि इसमें शामिल औजारों और मूर्तियों को कुछ ही समय बाद भंडारण क्षेत्र से हटा दिया गया था। एक अन्य अफवाह के अनुसार 1990 के दशक के अंत में एक छोटे विश्वविद्यालय अनुसंधान समूह ने मूर्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना आंतरिक निशानों का परीक्षण करने के लिए ध्वनिक स्कैनिंग का इस्तेमाल किया था। एक शोधकर्ता ने बाद में एक अकादमिक मंच पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसे बाद में हटा दिया गया।
जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें कुछ आकृतियों के अंदर छिपे कक्षों का संकेत देने वाले असामान्य प्रतिध्वनि पैटर्न मिले हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ चिन्हों को जानबूझकर ऐसे क्षेत्रों में रखा गया था जहां प्रकाश या उपकरण नहीं पहुंच सकते थे। इस परियोजना को कभी भी सार्वजनिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया। एक तीसरी और अधिक विवादास्पद कहानी एक विदेशी क्रिप्टोग्राफी टीम पर केंद्रित है, जिसने 2000 के दशक की शुरुआत में शान का दौरा किया था। बताया जाता है कि समूह ने दोहराए जाने वाले प्रतीकों की जांच करने के लिए आवृत्ति विश्लेषण का उपयोग किया था। उनके नोट्स से परिचित लोगों के अनुसार उनका मानना था कि एक क्रम का अनुवाद अनंत काल के लिए जिंदा दफन था। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया। आधिकारिक तौर पर यह वीजा संबंधी समस्या के कारण था, लेकिन समय को देखते हुए यह अटकलें लगाई गईं कि उन्होंने कोई संवेदनशील जानकारी उजागर कर दी थी। इन अफवाहों वाली घटनाओं की पुष्टि किसी भी संस्था या आधिकारिक स्रोत द्वारा कभी नहीं की गई। फिर भी जिस निरंतरता के साथ ये कहानियां फिर से सामने आती हैं, खासकर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच, उससे कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया है कि प्रयास किए गए थे और शायद कुछ खोजा भी गया था। सच्चाई चाहे जो भी हो, इन शुरुआती प्रयासों ने सावधानी और रहस्य का माहौल पैदा कर दिया। जब वर्षों बाद इन शिलालेखों में तकनीक की वापसी हुई, तो यह कहीं अधिक उन्नत तरीके से और कहीं अधिक परेशान करने वाले परिणामों के साथ हुई। अभूतपूर्व गूढ़लेखन तकनीकें दशकों तक टेराकोटा सेना पर अंकित विचित्र शिलालेखों का अध्ययन करना कठिन था। इनमें से कई छिपे हुए क्षेत्रों में स्थित थे, जैसे कि कवच प्लेटों के नीचे या खोखली मूर्तियों के धड़ के अंदर। अन्य धुंधले पड़ गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे या मिट्टी और समय के कारण अस्पष्ट हो गए थे। पहले शोधकर्ताओं के पास मूर्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना इन चिन्हों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं थे। उन्नत इमेजिंग और डिकोडिंग तकनीकों के आगमन के साथ यह स्थिति बदल गई। पहली बड़ी सफलता मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग के उपयोग के माध्यम से मिली। यह एक ऐसी विधि है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला में सतह के विवरण को कैप्चर करती है, जो मानव आंख की देखने की क्षमता से परे है। सेना के कुछ हिस्सों पर इस तकनीक को लागू करके शोधकर्ता उन धुंधले या अदृश्य निशानों का पता लगाने में सक्षम हुए जो वर्षों से अनदेखे थे। इनमें से कुछ निशान ऐसी सतहों पर दिखाई दिए जो सामान्य रोशनी में खाली दिखती थीं, जिससे समय के साथ लुप्त हो चुके प्रतीक सामने आए। यह एक बिल्कुल नई तकनीक है। पुरातत्वविदों के लिए 3D डेटा प्राप्त करने में हमेशा से चुनौती यह रही है कि यह महंगा है और इसमें जटिल उपकरणों की आवश्यकता होती है। मूर्तियों के उच्च रिजोल्यूशन वाले डिजिटल मॉडल बनाने के लिए इंफ्रारेड स्कैनिंग और 3D लेजर मैपिंग का भी उपयोग किया गया था। इन मॉडलों ने विशेषज्ञों को किसी आकृति को भौतिक रूप से छुए बिना उसके हर कोण की जांच करने की अनुमति दी। कई मामलों में इससे धंसे हुए या दुर्गम क्षेत्रों में की गई हल्की नक्काशी की खोज हुई। इन उपकरणों की बदौलत सैकड़ों योद्धाओं के शिलालेखों को सूचीबद्ध करना और उनकी तुलना करना उस स्तर की सटीकता के साथ संभव हो पाया जो पहले कभी संभव नहीं था। यह मिट्टी के बर्तनों से बनी एक विशाल सेना है, जिसे धीरे धीरे उस मकबरे से निकाला जा रहा है जहां यह 2000 से अधिक वर्षों से दबी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रगति तब हुई जब शोधकर्ताओं ने शिलालेखों के बढ़ते डेटाबेस पर मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकॉग्निशन टूल्स का उपयोग करना शुरू किया। इन मॉडलों को चिनसील लिपि के जात उदाहरणों के साथ साथ क्षेत्रीय कब्रों और प्रशासनिक अभिलेखों से प्राप्त प्राचीन अक्षर रूपों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया गया था। जैसे जैसे सिस्टम ने अधिक शिलालेखों को संसाधित किया, उसने संरचनात्मक पैटर्न जैसे कि दोहराए गए प्रतीक समूह, विशिष्ट स्थानिक व्यवस्था और अक्षर समूहों के बीच संभावित विभाजकों का पता लगाना शुरू कर दिया। कई देशों की टीमों ने इस प्रक्रिया में योगदान दिया और अपने निष्कर्षों को मिलाकर अभिलेखित शिलालेखों का एक साझा डेटाबेस बनाया। बेशक उन्हें यह नहीं पता था कि यह वास्तव में पिछले 100 वर्षों में चीन में हुई सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज थी। इस व्यापक प्रयास ने शोधकर्ताओं को आकृति के प्रकार, गड्ढे के स्थान और प्रतिमा के अभिविन्यास के आधार पर प्रतीकों को व्यवस्थित और विश्लेषण करने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या शिलालेख एक सुसंगत संरचना का अनुसरण करते हैं या पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं। पहली बार शोधकर्ता शिलालेखों को केवल दस्तावेजीकृत करने से आगे बढ़कर उनका विश्लेषण करने में सक्षम हुए। इन उपकरणों ने शिलालेखों की व्याख्या शुरू करना संभव बना दिया। अब ध्यान प्रतीकों की पहचान करने से हटकर इस बात को समझने पर केंद्रित हो गया कि उनका वास्तव में क्या अर्थ है और वे उन लोगों के बारे में क्या बता सकते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था।
एक बार जब शिलालेखों का डिजिटल रूप से पुनर्निर्माण किया गया और अनुवाद मॉडल के माध्यम से संसाधित किया गया, तो शोधकर्ताओं को उनकी पहली पूर्ण व्याख्याएं प्राप्त होने लगीं। परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। प्रशासनिक नियमों या औपचारिक नामों के बजाय कई शिलालेखों में ऐसे संदेश थे जो भावनात्मक, व्यक्तिगत और बेहद विचलित करने वाले थे। कुछ शिलालेख मूर्तियों पर काम करने वालों द्वारा लिखे गए प्रतीत होते थे, अन्य औपचारिक कथन प्रतीत होते थे। दोनों ही मामलों में लहजा श्रद्धापूर्ण नहीं था, यह भयावह था। एक वाक्यांश कई स्थानों पर दोहराया गया था, हमेशा योद्धा की मूर्ति के धड़ के भीतर या कवच के नीचे। अनुवाद सरल था, पीड़ा से निर्मित। यह किसी नाम या कार्यशाला चिन्ह का हिस्सा नहीं था। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि इसे देखने के लिए बनाया गया था। यह छिपा हुआ था। एक अन्य संदेश एक ऐसी आकृति पर मिला जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी छाती के भीतरी भाग में छोटे अक्षरों में यह वाक्य खुदा हुआ था, उसने मेरा नाम लिया और उसे पत्थर पर उकेर दिया। शोधकर्ताओं ने इस बात पर बहस की कि क्या यह एक प्रतीकात्मक वाक्य था या किसी कर्मचारी का शाब्दिक कथन। किसी भी तरह से यह ज्ञात किन ग्रंथों के किसी भी औपचारिक शिलालेख से मिलता जुलता नहीं था। अन्य संदेश तो और भी सीधे थे। गड्ढे 2 के किनारे के पास मिली एक टूटी हुई मूर्ति पर बाएं हाथ के नीचे अक्षरों की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति पाई गई। इसका अनुवाद था, यहां मृत्यु और उसकी सेवा करने वाले लेटे हैं। इसके बाद अस्पष्ट चिन्हों का एक समूह मिला जिसे क्षति के कारण समझा नहीं जा सका। सबसे चर्चित संदेश घुटनों के बल बैठे तीरंदाजों में से एक के पैर के अंदर मिला। स्कैन किए बिना लगभग न दिखने वाली जगह पर छिपे हुए उस शिलालेख में लिखा था, मैंने तब तक काम किया जब तक मेरे हाथ टूट नहीं गए, उसे हमेशा के लिए मुझ पर चलने दो। कुछ लोगों ने इसे जबरन श्रम का संकेत माना। दूसरों का मानना था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो सकता है जो अपने काम को बलिदान मानता हो। किसी भी तरह इसमें हानि और समर्पण की भावना निहित थी। इन भावार्थित वाक्यांशों ने परियोजना में शामिल लोगों को चौंका दिया। ये लेख तटस्थ नहीं थे, इनमें पीड़ा, संभवतः प्रतिरोध या दंड की भावना झलकती थी। हालांकि इन संदेशों के पूरे संदर्भ पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन इनका लहजा स्पष्ट था। इन्हें सम्मान या स्मृति के लिए नहीं लिखा गया था, इन्हें छुपाने के लिए लिखा गया था। और अब जब इनका खुलासा हो गया है, तो ध्यान इनके पीछे के लोगों और उनके वास्तविक जीवन पर केंद्रित हो गया है। अब तक इस जानकारी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही सार्वजनिक किया गया है। इसका अधिकांश भाग शोधकर्ताओं के सबसे करीबी लोगों के बीच चुपचाप प्रसारित हो रहा है, लेकिन व्याख्याएं धीरे धीरे सामने आने लगी हैं, और इनसे जो खुलासा होता है उसका पूरा प्रभाव अभी शुरू ही हो रहा है। ऐतिहासिक और मानवीय निहितार्थ। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग द्वारा आदेशित एक बहुत बड़े प्रयास का मात्र एक हिस्सा था। किन शी हुआंग सचमुच चीन के पहले सम्राट थे। उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर ऐसी परियोजनाएं चलाई गईं जिन्होंने देश का स्वरूप बदल दिया। इनमें चीन की महान दीवार के शुरुआती चरण, एक विशाल राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क, वजन और माप की एक एकीकृत प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका विशाल भूमिगत समाधि स्थल शामिल थे। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सम्राट ने सैनिकों, दोषियों, जबरन भर्ती किए गए किसानों और युद्धबंदियों से बनी श्रम शक्ति पर भरोसा किया। आधुनिक विद्वानों का अनुमान है कि इन परियोजनाओं के लिए लाखों लोगों के काम की आवश्यकता थी, जिनमें से कई जीवित नहीं बचे। हान राजवंश के ऐतिहासिक अभिलेख, विशेष रूप से सीमा कियान द्वारा लिखित ग्रैंड हिस्टोरियन के अभिलेख, श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। श्रमिकों को पहाड़ों में गहरी खुदाई करने, भारी सामग्री ढोने और निरंतर दबाव में मूर्तियां तराशने के लिए मजबूर किया जाता था। अभिलेखों में क्रूर दंडों का उल्लेख है, जिनमें पिटाई, जबरन श्रम की सजा और कुछ मामलों में मामूली गलतियों या भागने के प्रयासों के लिए मृत्युदंड शामिल हैं। सीमा कियान ने यह भी दावा किया कि सम्राट के मकबरे के निर्माण में मदद करने वाले
श्रमिकों को इसके रहस्यों को उजागर करने से रोकने के लिए जिंदा दफना दिया गया था। इस ठोस मिट्टी से बनी संरचना का रहस्य इसे छोटी छोटी परतों में बनाना है। हालांकि पुरातात्विक दृष्टि से यह दावा अभी तक अप्रमाणित है, लेकिन यह सम्राट की विरासत के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक बन गया है। हाल के वर्षों में कुछ विद्वानों ने टेराकोटा आर्मी साइट पर मौजूद भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ इन ऐतिहासिक वृत्तांतों की भी पुनः जांच की है। हालांकि गड्ढों के पास आधिकारिक तौर पर कोई सामूहिक कब्र नहीं खोजी गई है, लेकिन क्षेत्र में मानव अवशेषों के कुछ टुकड़े मिले हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि मिट्टी के योद्धाओं के साथ किसे दफनाया गया होगा। कुछ अन्य लोग मूर्तियों पर पहचान चिन्हों की कमी को इस बात के और सबूत के रूप में बताते हैं कि श्रमिकों को कभी याद रखने का इरादा ही नहीं था। यदि हाल ही में डिकोड किए गए शिलालेख सटीक हैं, तो वे कुछ ऐसा प्रदान कर सकते हैं जो पहले कभी मौजूद नहीं था, यानी सेना का निर्माण करने वाले लोगों के प्रत्यक्ष संदेश। हालांकि इन संदेशों के पूर्ण अर्थ पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन इस संभावना ने भी एक व्यापक चर्चा को जन्म दिया है कि ये संदेश मजदूरों के वास्तविक अनुभवों को दर्शाते हैं। कुछ विशेषज्ञ अब यह तर्क देते हैं कि टेराकोटा सेना को केवल एक पुरातात्विक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि उन गुमनाम मृतकों के लिए एक विशाल समाधि चिन्ह के रूप में माना जाना चाहिए, जिनके जीवन का उपयोग इसे बनाने में किया गया था। इस चर्चा ने इस स्थल को जनता के सामने प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में नैतिक प्रश्न भी उठाए हैं। टेराकोटा सेना चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन इसके निर्माण में किसने योगदान दिया, इस बारे में नए सवाल उठने के साथ कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थल पर श्रमिकों के लिए एक औपचारिक स्मारक या सम्मान भी होना चाहिए। टेराकोटा सेना को कभी केवल शाही सत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, अब यह कुछ अधिक जटिल अर्थ धारण कर रही है। यह एक सम्राट की परिकल्पना को साकार करने के लिए खोई हुई जिंदगियों की याद दिला सकती है। वे जिंदगियां जो अंततः बोल रही हैं, आधिकारिक अभिलेखों के माध्यम से नहीं, बल्कि उस मिट्टी के माध्यम से जो वे पीछे छोड़ गए। सम्राट की विरासत और शेष मौन किन शी हुआंग की सार्वजनिक स्मृति हमेशा से विभाजित रही है। एक ओर उन्हें उस नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने चीन को एकीकृत किया, इसकी लेखन प्रणाली, मुद्रा और माप को मानकीकृत किया और एक केंद्रीकृत कानूनी प्रणाली की स्थापना की। दूसरी ओर उनके शासनकाल में सख्त नियंत्रण, किताबों को जलाना, सामूहिक फांसी और बड़े पैमाने पर जबरन श्रम जैसे अपराध प्रचलित थे। वर्षों से उनकी समाधि और टेराकोटा सेना को मुख्य रूप से उपलब्धियों, प्रगति, दूरदर्शिता और अटूट सत्ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। अब इस छवि पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे जैसे शिलालेखों के बारे में अधिक जानकारी सामने आती है, सम्राट की विरासत को लेकर होने वाली चर्चाओं का रुख बदल सकता है। अब ध्यान केवल इस बात पर नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या बनवाया, बल्कि इस बात पर भी रहेगा कि इसे कैसे बनवाया गया और इसके लिए उन्हें कितनी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। विद्वान यह सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं कि क्या किन शी हुआंग की उपलब्धियों को उन पीड़ाओं से अलग करके देखा जा सकता है जिन्होंने शायद उन्हें प्रेरित किया हो। कुछ संग्रहालय पेशेवर और सांस्कृतिक इतिहासकार मानते हैं कि टेराकोटा सेना की पुनर्व्याख्या में श्रमिकों के दृष्टिकोण को भी शामिल किया जाना चाहिए। कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि सामूहिक पीड़ा की कोई भी आशंका निराधार है और इससे राष्ट्रीय विरासत के कमजोर होने का खतरा है। वहीं सम्राट का वास्तविक मकबरा अभी भी सीलबंद है। पुरातत्वविद खुदाई न करने के कारणों के रूप में पारे के उच्च स्तर और संरक्षण संबंधी जोखिमों का हवाला देते रहते हैं। फिर भी उस स्थल के पास काम करने वाले लोगों ने चुपचाप मकबरे की परिधि के साथ नई खोजों को नोट किया है, जिसमें चेतावनी शिलालेख और असामान्य वास्तुशिल्प डिजाइन शामिल हैं, जो किसी स्पष्ट संरचनात्मक कार्य को पूरा करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। इन खोजों को सार्वजनिक प्रदर्शनियों में साझा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इनमें किन शी हुआंग द्वारा न केवल जीवन काल में बल्कि मृत्यु के बाद भी निर्मित नियंत्रण प्रणाली के बारे में और भी अधिक जानकारी हो सकती है। दशकों तक टेराकोटा सेना शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी रही, लेकिन अब जैसे जैसे ध्यान उस स्थल के भीतर छिपे संदेशों की ओर जा रहा है, एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई है, जो उस व्यक्ति के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती है जिसे इसके नीचे दफनाया गया है। उसके आसपास की चुप्पी अब बरकरार नहीं है। आगे क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर कर सकता है कि क्या कोई उस आखिरी दरवाजे को खोलने की हिम्मत करता है जिसे उसने बंद छोड़ दिया था। इस खोज के बारे में आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? तो और भी रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले वीडियो में मिलते हैं।